प्रिय छात्राओं, अब हम प्रश्नावली 3.3 करेंगे। कक्षा 7 की प्रश्नावली 3.3। अब इस प्रश्नावली में हम जो है आंकड़ों को दर्शाने के लिए, आंकड़ों का प्रबंधन करने के लिए जो है हम दंडों का प्रयोग करेंगे। बार जिनको कहते हैं या स्तंभ जिनको हम कह सकते हैं, उनका हम प्रयोग करेंगे। तो ये जो दंडालेख हैं, ये भी आंकड़ों को प्रदर्शित करने की एक विधि होता है। इस विधि में हम जो है बार के द्वारा जो है प्रश्नों को हल करते हैं या आंकड़ों को दर्शाते हैं। ठीक है ना। तो अब इसमें जो है हमारा पहला जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि ये आपको एक दंडालेख दिया गया है, चित्र दिया गया है और उसमें जो है कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, हैमस्टर और अन्य ये जानवर दिए गए हैं। एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर जो है विद्यार्थियों की संख्या दिखाई गई है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इन दंडों को देख करके बता सकते हैं कि कौन सा जानवर कैसा है, उसके बारे में जो जानकारी मांगी गई है उसका उत्तर हमारा आसानी से दे सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न है पूछ सका हमसे वो है कि दिए गए पालतू पशुओं में कौन सा पशु जो है सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम, देखो ये और ये, तो सब में देखो इसमें जो है जो स्तंभ है वो बिल्ली वाला स्तंभ सबसे ऊंचा है और किसकी सीध में है, वो 10 की सीध में है। ठीक है ना। तो ये जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर पालतू पशु है हमारा बिल्ली। ठीक है ना। तो हम पहले प्रश्न का उत्तर लिख देंगे कि बिल्लियां जो है सबसे अधिक विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाता है, माने सबसे लोकप्रिय ये पालतू जानवर है। दूसरा प्रश्न है हमारा कि कितने विद्यार्थी जो है, कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। अब हमने देखना है कि कुत्ता का जो स्तंभ है वो कितना ऊंचा है। तो कितने विद्यार्थी, यहाँ देखिए, ये देखो कितने विद्यार्थी जो है कुत्ते को पसंद करते हैं, 8 विद्यार्थी। तो दूसरे प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा कि 8 विद्यार्थियों का जो है पालतू पशु कुत्ता है। ठीक है ना। ये प्रश्न में हमारा हल हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, जो है हमारा आंसर नंबर 2। यहाँ पर भी जो है आपको नीचे वर्ष दे रखे हैं और ऊपर दे रखे हैं पुस्तकों की संख्या। यहाँ पुस्तकें हैं 100, 200, 300, 400, 500 और 600। ठीक है। यहाँ नीचे वर्ष दे रखे हैं 1990, 1990, 1991, 1992, 1993। ठीक है। और यहाँ जो है पैमाना जो मान रखा है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर 100 पुस्तकों को लिया गया। तो हमने इस प्रकार से जो है 600 पुस्तकों को इस प्रकार से बांट दिया है, बराबर बराबर 100, 200, 300, 400, 500, 600, माने 2 के बीच 100 का गैप हमने दिया है। 100 से 200, 200 से 300, 400, 500 और 600 इस प्रकार से। अब ये आपकी किताब में चित्र दिया गया है ना। आपको जो क्वेश्चन पूछ रखा है उसमें ये चित्र दे रखा है। अब हमें जो प्रश्न पूछ रखे हैं हमने इस चित्र को देख करके उन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला जो प्रश्न है वो पूछ रखा है हमें कि वर्ष 1989, 1990 और 1992 में प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई। अब इसमें देखिए जरा आप एक चीज कि कहीं पर भी जो है हमें, जैसे ये जो बार है ये 200 के थोड़ा कम है, उसके नजदीक है, थोड़ा कम है मतलब उसके। फिर ये जो बार है दूसरा वाला 1990 वाला, ये भी 500 से थोड़ा कम है। तीसरा 1991 वाला भी जो है 300 से थोड़ा कम है। फिर 1992 वाला भी जो है 200 से थोड़ा ज़्यादा है। और 1993 वाला भी जो है 5 और 600 के बीच में है। मतलब इससे स्पष्ट जो है हमें जो है पुस्तकों की संख्या की जानकारी नहीं मिल रही है। तो इसको हम लगभग करके इन प्रश्नों का उत्तर देंगे, है ना। प्रश्न जो पूछे गए हैं उसमें भी लगभग हमें पूछा गया है ना। तो उसमें पूछा गया है कि वर्ष 1990 और 1992 में प्रत्येक में कितनी पुस्तकें बेची गई। अब देखो 1990, देखो जो ये आप वो देख रहे हैं ना, ये जो बार है ये 200 से कम है।
ठीक है ना। तो हम इसको मान सकते हैं लगभग लगभग 200 से थोड़ा कम है, तो हम इसको 180 करीब इसको मान सकते हैं। तो पहले प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा 1989 में लगभग, चूंकि एग्जैक्ट नहीं है वो, तो लगभग 180 किताबें बेची गई, बेची गई। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 1990 में। अब 1990 में कितनी बेची गई, देखो 1990 वाला जो ग्राफ देखेंगे हम, लगभग कितना है, 500 से थोड़ा थोड़ा सा कम है, 500 से थोड़ा सा कम है। मतलब इसको हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ 450 और यहाँ लगभग 475, है ना। तो हम यहाँ कह देंगे कि 1990 में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई, ये किताबें बेची गई। ठीक है। इसी का जो थर्ड पार्ट है उसमें पूछा गया है कि 1992 में कितनी किताबें बेची गई। 1992 में लगभग, अब यहाँ 1992 वाला हम जो है बार देखेंगे, तो इसमें देखो ये जो है 200, ये देखो 1992 वाला बार ये है, तो ये है 200, तो 200 से थोड़ा ऊपर, यानी हम इसको मान सकते हैं यहाँ पर, तो 250 से कम हम इसको 225, 225 हम इसको मान लेंगे, लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। ठीक है ना। अच्छा जी। अब उसके बाद जो है हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में है कि किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई और किस में 225 पुस्तकें बेची गई। तो किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई, अब उसको हम देखेंगे। यहाँ देखिए 475, 1990 वाला जो है बार देखेंगे, 475 पुस्तकें हमें कहा गया है कब बेची गई, तो यहाँ देखिए 475 पुस्तकें जो है 1990 में बेची गई। ठीक है ना। इसको देख रहे हैं आप लोग। तो उसने पूछा, हमें प्रश्न में पूछा है कि किस वर्ष में 475 पुस्तकें लगभग बेची गई, तो इसमें बेची गई 400, यहाँ देखो 400 वाला ये है, 450 से ज्यादा है 400 पुस्तकें, तो इसको हम लिखेंगे 1990 में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई। ठीक है, बेची गई। अब आते हैं हम थर्ड पर। हाँ, उसमें एक और भी पूछा गया है कि वर्ष 1992 में कितनी पुस्तकें बेची गई, या हाँ, तो इसमें लिखेंगे हम वर्ष 1992 में 200 पुस्तकें बेची गई। अब यहाँ देखो वर्ष 1992 में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई, तो यहाँ पे हमने ऊपर भी जैसे बताया था आपको, लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई, 225 पुस्तकें बेची गई। ठीक है ना। 1992 में लगभग जो है 225 पुस्तकें बेची गई। ठीक, आगे चलते हैं हम थर्ड पर। वर्ष 1989 और 1992 में, हाँ ये है थर्ड है, किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई, मतलब 250 से 250 से कम पुस्तकें बेची गई। किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई, तो अब यहाँ पे देखेंगे हम 250 से
कम पुस्तकें किन किन वर्षों में बेची गई? 250 से कम। ठीक है ना? तो यहाँ देखो एक तो ये है 250 से जो कम पुस्तकें बेची गई। देखो इसका बार देखेंगे हम तो ये है, ये 200 से कम है, माने 250 से कम पुस्तकें। एक तो 1989 में, एक तो 1989 में, और दूसरा देखिए आप जरा, ये वाला 1992 वाला जो बार है, ये भी जो है थोड़ा 200 से स्लाइटली ऊपर है, तो इसका मतलब ये 250 से कम होगा। ठीक है ना? तो यहाँ भी जो है हम लिख सकते हैं कि 1992 में 200 से 250 से कम पुस्तकें बेची गई। तो 1989 में और 1992 में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। ठीक है? अब है फोर्थ वाला। इसमें दिखाया गया है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन आप किस प्रकार करेंगे? मतलब आपने कैसे कहा कि वर्ष 1989 में जो है पुस्तकें जो है अ, इतनी पुस्तकें बेची गई। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें देखो ये जो बार है आपका, ये वाला जो बार है ना, ये जो है 200 से थोड़ा कम है। ये जो हमारा जो बार है ये 200 से थोड़ा कम है, तो हम इसको मान सकते हैं कि वर्ष 1989 में 200 से थोड़ा कम पुस्तकें, माने लगभग 180 पुस्तकें बेची गई। हम लगभग मान के चलेंगे इसको। ठीक है ना? यहाँ देखो एक बार फिर मैं इसको दिखा देता हूँ आपको कि 1989 में जो बार है, जो 1900 वो 200 से थोड़ा कम है, दोस्तों को पुस्तकों की संख्या से थोड़ा कम है, तो हम इसको मान सकते हैं कि लगभग ये 180 के करीब पुस्तकें होंगी। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिख देंगे हम चित्र के अनुसार चित्र के अनुसार 1989 में लगभग 180 पुस्तकें बेची गई। ठीक है? क्योंकि यहाँ स्तंभ की ऊंचाई 200 विद्यार्थियों से थोड़ा कम है। स्तंभ की ऊंचाई 200 से थोड़ा कम है। ठीक है? अब हम क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। इसमें देखो दे रखा है कि 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित करिए। है ना? कक्षा और विद्यार्थियों की संख्या है, कक्षा है 5वीं, विद्यार्थी है 135, छठी में है 120, 7वीं में है 95, 8वीं में 100, 9वीं में 90 और 10वीं में 80। तो आप इस प्रश्न को जो है अपनी किताब में देखेंगे, मैं यहाँ पे आपको हल बता रहा हूँ। ठीक है ना? तो यहाँ हम नीचे लेंगे हम कक्षा, नीचे ले लेंगे हम यहाँ पे कक्षा। ठीक है? ऊपर ले लेंगे हम यहाँ विद्यार्थी।
ठीक है ना। अच्छा जी, अब जो देखिए जरा कि इसमें नीचे कक्षाएं हम लिखते हैं, पांचवी, फिर छठी, फिर सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं। ठीक है ना। अच्छा, ऊपर जो है हमने जो है पैमाना हमारे लिए कहा गया, पैमाना मान लिया, तो आप पैमाना कितना मानेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें 135 विद्यार्थी यहाँ दिखाने हैं, तो उसके लिए जो है हम इसको तोड़ सकते हैं 25 25 25 के रूप में। तो यहाँ हम इसके लेंगे कि एक इकाई बराबर 25 विद्यार्थी। ठीक है ना, एक इकाई बराबर 25 विद्यार्थी। अब यहाँ हम इनको 25 25 के, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 25, यहाँ 50, यहाँ 75, यहाँ 100, यहाँ 125। अब चूंकि 150 तक दिखाना है तो यहाँ पे लिखेंगे 135 तक दिखाना है हमें, तो यहाँ लिखेंगे 150। ठीक है ना, 25 25 के अंतर से हमने इसको तोड़ दिया है, मैंने 25 25 के हिसाब से हमने इसको इस प्रकार विद्यार्थियों की संख्या को हमने पैमाना मानकर दिखाया है कि 25, उसके बाद फिर 50, फिर 75, फिर 100, फिर 125 और फिर 150। ठीक है ना। अब देखो इसमें देखिए कि जो हमारी पांचवी कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या है वो कितनी है, 135। तो हमारा जो स्तंभ बनेगा वो 135 तक ऊंचा बनेगा। तो 135 125 है ये, तो 135 माने 150 से कम होगा वो, तो 125 135 जो है लगभग लगभग इतना हमारा जाएगा। इसको लगभग करेंगे हम, तो इस प्रकार से हम ये दंड खींच लेंगे। 135 ये लगभग आ गया हमारा। ठीक है ना। अब दंडों की जो चौड़ाई है इसमें बराबर रखेंगे उसको। ऊंचाई तो जो है हम आंकड़ों के हिसाब से दंडों की ऊंचाई होती है, जो चौड़ाई होती है दंडों की हमेशा समान होती है। ठीक है, तो ये हमारी जो है 135 हमने विद्यार्थियों की संख्या दिखा दी है। अब जो दूसरी संख्या है छठी में वो है 120। अब 120 देखो यहाँ पर देखो छठी में 120 तक दिखाना है, तो यहाँ 125 है, 125 से थोड़ा कम, 125 से थोड़ा कम 120 होगा, तो हम छठी की कक्षा के लिए 120 वाला स्तंभ बनाएंगे, वो 125 से थोड़ा कम होगा। ये ठीक है ना, ये छठी के लिए हो गया। अब सातवें में हमें कहा गया है कि 95 विद्यार्थी हैं, तो 95 विद्यार्थी जो है 100 से थोड़ा सा कम होगा यहाँ पे, तो हम इसका जो स्तंभ बनाएंगे वो 100 से थोड़ा कम बनाएंगे, है ना। यहाँ पे ये देखिए 100 से कम, तो हम इसको इतना बनाएंगे लगभग ये। ठीक है ना, ये हमारा छठी कक्षा सातवीं कक्षा के विद्यार्थी। और आठवीं में हमारे पास 100 है, तो 100 तो हमारे पास देखो ये संख्या यहाँ विद्यार्थियों की 100 है, तो ठीक इसके सीध में हम जो है 100 वाले के सीध में हम 100 विद्यार्थी यहाँ दिखा देंगे। ठीक है, नौवीं में कितनी है 90, तो 90 देखो 90 100 से
थोड़ा कम होगा तो 90 वाला भी जो है हम इसको इस प्रकार से दिखाएंगे। 90, 95 तो हमारा ये था, तो 95 से थोड़ा कम, 90 यहाँ पे। अब अंतिम में हमारा जो है 10वीं है, तो 10वीं है 80 विद्यार्थी। तो 80 विद्यार्थियों को हम यहाँ देखो 75 है, तो 75 से थोड़ा यहाँ जो है 80 दिखा देंगे, थोड़ा ऊपर, 75 से थोड़ा ऊपर 80, लगभग। ठीक है, हम इसको लगभग मान के चलेंगे जी। तो इस प्रकार से हमने जो है 135 विद्यार्थियों के लिए कक्षा 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, तो इन कक्षाओं के लगभग 135 विद्यार्थी थे, उनके लिए हमने आंकड़ों का दंड आलेख यहाँ पे बना लिया है। ठीक है ना। अब अगर इसमें कोई क्वेश्चन दे रखे हैं तो उनका आप उत्तर देंगे। इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रखा है ई वाला कि आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। तो हमने चुन लिया, क्या चुना हमने स्केल, अभी बताया था ना मैंने आपको कि हमने चुना कि 1 इकाई के बराबर 25 बच्चे, 1 इकाई बराबर 25 विद्यार्थी, या 25 बच्चे आप लिख सकते हैं। ठीक है। बी पूछ रखा है आपको, बी में पूछ रखा है कि किस कक्षा में विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या है और किस कक्षा में न्यूनतम संख्या है। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जो बार सबसे बड़ा है ना, और कहाँ तक है 135 तक है, तो ये कौन सी कक्षा है, 5वीं। तो 5वीं कक्षा में जो है विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा है, और सबसे कम किस में होगा, जो बार सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा बार हमारे पास 10वीं का है। ठीक है ना। और 10वीं में कितने हैं बच्चे, कुल 80 हैं। ठीक है। तो इसका उत्तर हम किस प्रकार से देंगे कि सबसे अधिक 5वीं कक्षा में है विद्यार्थी और सबसे कम 10वीं में। ठीक है। कक्षा या 5वीं में लिख दो, 5वीं कक्षा में सबसे अधिक विद्यार्थी, 5वीं कक्षा में सबसे अधिक तथा 10वीं कक्षा में सबसे कम विद्यार्थी, कक्षा में सबसे कम विद्यार्थी हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। है ना। तो अनुपात बताना है हमने कक्षा 6 के विद्यार्थियों का कक्षा 8 के विद्यार्थियों से। अनुपात का मतलब आप लोग जानते ही हैं, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है, अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग। ठीक है। कक्षा 6 में विद्यार्थियों का अनुपात कक्षा 8 के विद्यार्थियों, कक्षा 6 में कितने विद्यार्थी हैं, 120। ठीक है। अनुपात कक्षा 8 में विद्यार्थी कितने हैं, 100। ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 120/100। अब शून्य से शून्य कटा, इनको सरल करेंगे हम, तो 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, तो हमारे पास आ गया 6/5, या इसको अनुपात के रूप में अगर हम लिखेंगे तो 6:5। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसके सभी प्रश्नों के उत्तर हमने दे दिए।
अब जो अगला क्वेश्चन है आंसर नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले हम उसको पढ़ेंगे। इसमें जो सबसे अलग चीज में दे रखी है, इसमें जो है दोहरा दंड आलेख दिया हुआ है, मतलब कि आपने दो दंड एक साथ बनाने हैं इसमें, है ना। जैसे इसमें देखो, एक विद्यार्थी के प्रथम और द्वितीय सत्र का प्रश्न दिया हुआ है और एक उपयुक्त स्केल चुनकर दोहरा दंड आलेख हमने बनाना है। जैसे यहाँ देखिए इंग्लिश में है, प्रथम सत्र में 100 में से 70 नंबर आए, द्वितीय में क्या है 70 नंबर प्राप्त हुई। इसी प्रकार हिंदी में पहले सत्र में 72 नंबर, दूसरे में 65, तीसरे गणित में जो है 88 नंबर, दूसरे में 95 और विज्ञान में 81, 85, सामाजिक विज्ञान में 73 और 75। तो इनको हमने दोहरा दंड बना करके, मतलब प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र, ठीक है। जैसे अंग्रेजी का है, इसमें हम जो है दोनों अंग्रेजी के लिए दोनों दंड आलेख एक साथ बनाएंगे, प्रथम सत्र का और द्वितीय सत्र का। इसको ही हम जो है दोहरा दंड आलेख कहते हैं। तो वो उदाहरण से मैं आपको अभी या सवाल करके हम आपको जब बताएंगे उस समय आपको समझा देते हैं। पहले हम दंड आलेख जो है बना देते हैं। अब हमने आंसर नंबर 4 के लिए इस प्रकार से हम दंड आलेख बनाएंगे। नीचे हमने जो है विषय दर्शा दिए हैं, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। इधर है जिसको हम वर्टिकल कहते हैं, ऊर्ध्वाधर में हम विद्यार्थियों की संख्या लेंगे। अब चूंकि यहाँ पे हमें विद्यार्थी दे रखे हैं, देखिए विद्यार्थियों की जो संख्या दे रखी है हमें, विद्यार्थी नहीं बल्कि अंक यहाँ दिए हैं, सॉरी, यहाँ विद्यार्थी नहीं, यहाँ हम अंक दिखेंगे ना, अंक दे रखे हैं यहाँ पे अंग्रेजी में 67, तो यहाँ हम अंक लेंगे, यहाँ हम लेंगे अंक, ठीक है ना। अब अंकों को हम दिखाएंगे यहाँ 10-10 के अंतर पर, क्योंकि हमें जो है सबसे ज्यादा अंक जो है यहाँ पर 95 तक गणित में अंक आ रखे हैं, तो हम 10-10 के हिसाब से अंकों को रखेंगे। पहले 0, 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, 90 और 100, ठीक है ना। इधर हम लेंगे अंक, चूंकि ये अंक दे रखे हैं, नीचे है विषय। तो चलिए अब इसके बाद हम दंड आलेख बनाते हैं। अंग्रेजी में जो प्रथम सत्र में अंक मिले हैं वो मिले हैं 67, तो हमारा जो दंड होगा या स्तंभ होगा वो 67 सेंटीमीटर तक हम इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ हम प्रथम सत्र के लिए जो है इस प्रकार के दंड का प्रयोग करेंगे, और द्वितीय सत्र के लिए जो दंड होगा वो इस प्रकार से हम शेडेड का इसको प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए खींचते हैं दंड। यहाँ 67 अंकों तक हम जाएंगे पहले अंग्रेजी में। 67 अंक कहाँ पर होगा पहले इसको देख लीजिए। 67 जो अंक आएंगे वो 70 से यहाँ पे लगभग थोड़ा कम, थोड़ा नीचे होगा। तो जो पहला हमारा स्तंभ होगा वो इस प्रकार से हम इसको खींचेंगे, 67 से थोड़ा कम खींचेंगे उसको, यहाँ से मान लीजिए आप लगभग, ठीक है ना। ये अब इसी पर हमने जो है जो दूसरे सत्र में जो अंक प्राप्त किए हैं वो हमने दर्शाने हैं। तो द्वितीय सत्र में अंग्रेजी में आए 70, तो उसको हम 70 तक, पहले हम इसको 70 तक कर देते हैं। 70 हमारा यहाँ है, तो हमने इसको 70 तक बढ़ा दिया इस प्रकार से, है ना। तो ये है हमारा दोहरा दंड आलेख, ये 70 तक हमारा यहाँ हो गया, ठीक है ना। तो पहले के लिए तो हम इस प्रकार खाली रखेंगे दंड को, और दूसरे में हम इसको शेडेड कर देंगे इस प्रकार से। इसलिए हमने जो है संकेत में जो है पहले ही कह दिया है कि प्रथम सत्र के लिए ये दंड होगा, द्वितीय सत्र के लिए इस प्रकार हम बार को शेडेड करेंगे, ठीक है। तो अंग्रेजी के अंक हमने इसमें चढ़ा दिए हैं। इसी प्रकार हिंदी के लिए भी हम जो है जो स्तंभ बनाएंगे, पहले सत्र में है 72, तो 72 के लिए क्या करेंगे, 70 से थोड़ा बड़ा, ये हमारा 70 है, इससे थोड़ा सा बड़ा करेंगे हम पहले सत्र के लिए हिंदी का।
तो 70 से थोड़ा बड़ा। ठीक है ना। अब द्वितीय सत्र में कितने आए हिंदी में? द्वितीय सत्र में है 65। तो 65 देखिए 60 और 70 के बीच में होगा यहाँ पर 65। ठीक है ना। तो हम इसको 65 दर्शा देंगे यहाँ पर। 60 और 70 के बीच में आएगा ना 65। तो इस प्रकार हमने इसके लिए जो है ये दोहरा दंड आलेख हमने इसके ये। ठीक है ना। अब जो है गणित, गणित में जो है पहले दिखाएंगे 88। 88 जो है 88 जो है 90 से थोड़ा कम होगा। यहाँ ये 90 है तो 88 90 से थोड़ा कम होगा गणित में। देखिए तो यहाँ हम 88 को दर्शाएंगे थोड़ा 90 से कम। ये हमारा 88 वाला हो जाएगा। ठीक है। अब द्वितीय सत्र में गणित में आए हैं हमारे 95 90, हमें 95 नंबर हमें दर्शाने हैं। तो 95 हो जाएगा 90 और 100 के बीच में। ये 90 है और 100 है तो हमने 95 दिखाना है। तो यहाँ यहाँ दिखाएंगे लगभग 90 और 100 के बीच में 95। ठीक है ना। तो 95 हमने यहाँ दिखा दिया ये। तो ये 95 वाला हमारा बार हो जाएगा इस प्रकार से ये। ठीक है ना। इसको भी शेडेड कर देंगे। शेडेड करने का फायदा ये है कि हमें प्रथम और द्वितीय सत्र के बारे में पता लगता जाएगा कि कौन प्रथम सत्र में कितने नंबर आए, द्वितीय सत्र में कितने अंक उसने प्राप्त किए हैं। अब अगला हमारा है विज्ञान। विज्ञान में प्रथम सत्र में 81 है तो 81 चलेंगे हम 80 से थोड़ा ऊपर। 80 से थोड़ा अधिक। 80 ये हमारा 80 ये है तो इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ। ये हमारा 80 से ऊपर 81 आ गया हमारा। और द्वितीय सत्र में आए हैं 85 तो 85 आएंगे 80 और 90 के बीच में, मतलब यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा 85 वाला। 85 पर ये इसको भी हम जो है शेडेड कर देंगे। ये विज्ञान का भी हो गया। अब जो है हमें सामाजिक विज्ञान में दिखानी है। पहले में है 73 तो 73 तो चलेंगे इसमें 70 से थोड़ा ऊपर। ये हमारा 70 है, 70 से थोड़ा ऊपर चलेंगे हम यहाँ पे 73 यहाँ तक। ये हमारा 73 सामाजिक विज्ञान में प्रथम सत्र में, और 75 है द्वितीय सत्र में। तो 80 70 और 80 के बीच में जो है ये 75 हम यहाँ दिखाएंगे थोड़ा सा बड़ा करके ये। ठीक है ना। तो ये बात तुम्हारी समझ में आ रही होगी कि दंड आलेख में भी जो है हम आंकड़ों को दर्शा सकते हैं, उनका प्रबंधन कर सकते हैं। अब देखिए इनसे हमें आसानी से सूचना मिल सकती है कि अमुक विद्यार्थी का प्रथम और द्वितीय सत्र में प्रदर्शन कैसा था। ठीक है। अब देखो जैसे अंग्रेजी में यहाँ देखेंगे प्रथम सत्र में ये दंड जो है इतना है, द्वितीय सत्र में बड़ा हो गया। तो इसका मतलब जो है द्वितीय सत्र में उसने अंग्रेजी में सुधार कर लिया, मतलब उसका सुधार हुआ द्वितीय सत्र में। तो अंग्रेजी में लगातार उसमें सुधार होता जा रहा है। तृतीय सत्र में देखो द्वितीय अगले विषय में देखिए हिंदी में प्रथम सत्र में उसको उसका जो अंकों का जो
बार था वो इतना बड़ा था, द्वितीय में कम हो गया। तो इसका मतलब हिंदी में उसको कम नंबर मिले द्वितीय सत्र में, माने हिंदी में उसकी प्रगति अच्छी नहीं थी। अगला है गणित। गणित में देखिए, गणित में जो है पहला बार इतना है, दूसरा जो स्तंभ है वो उससे बड़ा हो गया, मतलब गणित में क्या है, उसकी प्रगति है, मतलब गणित में अच्छा कर रहा है। ठीक है। इसी प्रकार विज्ञान में देखो, पहला छोटा बार था, दूसरा जो स्तंभ है वो दूसरा बार जो है बड़ा हो गया, इसका मतलब विज्ञान में भी उसने अच्छी मेहनत की, अच्छे नंबर लाया हो, तो इसमें प्रगति है, गणित में भी प्रगति है, और अंग्रेजी में भी उसने प्रगति की है। और इसके अलावा जो अंतिम विषय है सामाजिक विज्ञान, इसमें भी देखो इसका जो बार है वो यहाँ छोटा है पहले सत्र में, मतलब उसको कम नंबर मिले थे, और द्वितीय सत्र में उसको अधिक नंबर मिले, इसलिए इसका बार बड़ा यहाँ हमने दिखा रखा है। तो इस प्रकार बार डायग्राम से या दंड आलेखों से हमें आंकड़ों को हम इनको दिखा सकते हैं, आंकड़ों को दिखा सकते हैं, और उससे कुछ जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो हमें कौन सी जानकारी प्राप्त हुई कि एक छात्र के द्वारा जो है प्रथम और द्वितीय सत्र में विभिन्न विषयों में जो उसने अंक प्राप्त किए हैं, उसके बारे में हमें जानकारी मिली, और यह भी जानकारी मिली कि किस प्रकार से उसने विभिन्न विषयों में प्रगति की, या उसने अच्छी मेहनत नहीं की। अगर जहाँ पर प्रगति की है वहाँ पर जो है दोहरे दंड आलेख से हम देख पा रहे हैं कि दूसरे जो सत्र है उसमें उसका स्तंभ बड़ा हो गया है, और जिसमें उसको अच्छे नंबर नहीं मिले हैं द्वितीय सत्र में, तो उसका स्तंभ छोटा हो गया था। इस प्रकार से हम जो है दोहरे दंड आलेख के द्वारा भी जो है एक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हम दोहरा दंड आलेख खींचेंगे। तो अब बाकी के जो इसमें क्वेश्चन हैं उनके भी आंसर आप इसी प्रकार से दे सकते हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं। ठीक है ना।